नमस्कार दोस्तों, रिनल सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात किया था डायलिसिस का इंट्रोडक्शन की डायलिसिस क्या है, कौन सी टेक्निक है जिसमें क्या क्या किया जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ डायलिसिस, जिसमें हमने बात की थी दो प्रकार का होता है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। और उसके बाद में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अबाउट हीमोडायलिसिस। आज के इस लेक्चर में हम डायलिसिस का सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और जो सेकंड टाइप डायलिसिस का है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि डायलिसिस का सेकंड टाइप है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। पेरिटोनियल डायलिसिस को पढ़ने से पहले कुछ इसके इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस होता है जिसके अंदर डायलिसिस करने के लिए हम किसी पर्सन के ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं, अपितु उसी पर्सन की पेरिटोनियम को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर यूज लेकर के उस पर्सन की बॉडी में ही ब्लड को फिल्टर करते हैं और उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। यानी जिस पर्सन का डायलिसिस करना है उसी की पेरिटोनियम को हम काम में लेकर के डायलिसिस संपन्न करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और ऐसा डायलिसिस जिसमें पेरिटोनियम की हेल्प ली जाती है, पेरिटोनियम की मदद से डायलिसिस किया जाता है, वो डायलिसिस कहलाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस थे हेनरी टैंकऑफ, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। उन्हीं को कहा गया पिताजी या फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि हेनरी टैंकऑफ थे। तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, दोनों ही तीन प्रिंसिपल पर आधारित है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बट इनमें भी अगर हम बात करें तो मेनली किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तब हम आंसर देंगे कि मुख्य रूप से ये डिफ्यूजन के ऊपर आधारित है। यानी कि वैसे पूछे तो तीनों ही प्रिंसिपल अप्लाइड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बट अगर आपसे पूछे कि मेनली किस प्रिंसिपल पर पेरिटोनियल डायलिसिस आधारित है या वर्क करता है, तो आंसर जाएगा डिफ्यूजन के ऊपर। अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस से पहले कुछ और फैक्ट्स हमने लिखा है। इन दिस मींस पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्ट करती है एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन दिस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर थ्रू दिस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। यानी कि इस पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में वर्क करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है इस पेरिटोनियल या इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब बात आती है कि पेरिटोनियम को सिलेक्ट क्यों किया गया। तो पेरिटोनियम को सिलेक्ट करने के पीछे पहला रीजन तो इसकी सेमी परमेबिलिटी, पहला रीजन इसकी सेमी परमेबिलिटी। हमें पता है ब्लड फिल्टर करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। दूसरा रीजन है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन प्रोवाइड 1.7 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। हमने जब डायलाइजर की बात की तो हमने डायलाइजर को पढ़ा था कि 1.2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करता है, जो कि हीमोडायलिसिस में काम में लेते हैं। तो हम 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की नीड पड़ती है जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं। लगभग उतना ही एरिया किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी कि ये लार्ज है, बड़ी है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करती है ये, इसलिए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को सिलेक्ट किया गया, जो कि 1.7 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करवाती है। और तीसरा क्या है, द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लार्ज, ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। पोरस, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि सेमी परमेबल है। रिच इन ब्लड सप्लाई, यानी कि इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पास में ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का नेटवर्क ज्यादा है, और ज्यादा नेटवर्क है तो उसमें ब्लड भी ज्यादा रन कर रहा है, और ज्यादा ब्लड रन कर रहा है तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि वो एक्सचेंज के लिए कॉन्टेक्ट में ज्यादा आएगा। क्लियर है। ये तीन रीजन होते हैं पेरिटोनियम को सिलेक्ट करने के लिए डायलिसिस के लिए। पहला इसकी सेमी परमेबिलिटी, दूसरा इसका लार्ज सरफेस एरिया, और तीसरा ये ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होती है, रिच होती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की,
ये मान लीजिए बाहर की ओर सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट ये है एब्डोमिनल, ये अम्बलाइकस वाला रीजन है। इसके जस्ट नीचे पेरिटोनियल कैविटी है जस्ट नीचे पेरिटोनियल कैविटी है। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमें पता है इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 लेयर होती है इस पेरिटोनियल कैविटी की। एक होती है जिसको हम कहते हैं विसरल, और दूसरी होती है उसको हम कहते हैं पेराइटल। सॉरी, जो अंदर की ओर होती है उसको हम कहते हैं विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और जो आउटर होती है उसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। अब इस पेरिटोनियम की जो ये विसरल और ये जो पेराइटल लेयर के बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी को कहा जाता है पेरिटोनियल कैविटी। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी एसाइटिस, और उसमें कहते हैं कि फ्लूइड कलेक्शन इन पेरिटोनियल कैविटी। तो इस कैविटी में पानी भर जाना ही एसाइटिस कहलाता है। ठीक है, ये पेरिटोनियल कैविटी है जिसके अंदर 2 लेयर है, बाहर की ओर पेराइटल लेयर है, अंदर की ओर विसरल लेयर है। अब इस विसरल लेयर के जस्ट अंदर की ओर जो होती है वो होता है हमारा जीआईटी, या हम कह सकते हैं इसके जस्ट अंदर की ओर है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये मान लीजिए हम एक इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन का ये पार्ट है जिसके अंदर फूड कंटेंट रन कर रहे हैं। और इस इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर क्या होता है? ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इंटेस्टाइन की वॉल या उसकी दीवार के अंदर क्या है? ब्लड सप्लाई है। ये ब्लड वेसल्स है। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की वॉल में कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, जिसके अंदर क्या रन कर रहा है? ब्लड। अब देखिए नीचे की ओर क्या है? सबसे अंदर अपन ने बात की है, यहां पर ये क्या है? जीआईटी है। जीआईटी ट्रैक्ट है, इसके अंदर खाना होता है, फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं। इंटेस्टाइन है ये। इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसके अंदर क्या रन कर रहा है? ब्लड रन कर रहा है। उसके ऊपर की ओर पेरिटोनियल कैविटी है, उस पेरिटोनियल कैविटी की ये अंदर की ओर वाली लेयर है विसरल लेयर, और ये बाहर की ओर जो लेयर है पेराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। यहां की ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कह रहे हैं कि ये सेमी परमेबल है, यानी कि यहां पर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें, आपको नहीं लगता है कि ये उसी प्रकार से काम कर सकती है जिस प्रकार से ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल होता है? और उस बोमन कैप्सूल के आगे की ओर हमें पता है एक ब्लड वेसल्स आती है जिसको एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, फिर निकलती है उसको इफरेंट कहते हैं, और बीच में ये कैपिलरीज का नेटवर्क जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसमें ब्लड रन करता है। और यहाँ की ये लेयर जो होती है वो सेमी परमेबल होती है। ठीक, आपको इसी प्रकार से नहीं लग रहा है कि इधर ये ब्लड है, फिर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, फिर ये कैविटी है जिसको हम बोमन कैप्सूल मान लें। अच्छा, इसी को हम इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं? क्या आपको ये इस प्रकार का नहीं लग रहा है? ठीक, जो हमने डायलाइजर में बात की है, हमने डायलाइजर में बात की कि अंदर की ओर एक ब्लड कंपार्टमेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उस बाहर की ओर एक कैविटी है। अगर हम इसको यहां समझें तो क्या ये उसी प्रकार से नहीं हो सकता जिसमें मान लीजिए अंदर की ओर ब्लड रन कर रहा है और बाहर की ओर कैविटी है? इसमें ब्लड रन करेगा और बाहर अपन ने फ्लूइड कलेक्ट वो डायलिसेट रन करवाया। ठीक उसी प्रकार से यहां ये ब्लड है, फिर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये, और फिर ये आउटर कंपार्टमेंट है। तो सेम ये उसी प्रकार का ट्रैक्ट बन रहा है जैसा डायलाइजर में है जो काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसा नेफ्रॉन के अंदर काम करता है। इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। इसकी सहायता से हम पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे। अब हम बात की थी कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए हम पेरिटोनियम को क्यों सिलेक्ट करते हैं? तो 3 रीजन है। पहला रीजन तो है कि ये पेरिटोनियम जो होती है सेमी परमेबल होती है, और हमें इस यहाँ पर एक्सचेंज के लिए सेमी परमेबिलिटी जरूरी है।
दूसरा अपन ने बात की कि ये लार्ज होती है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ज्यादा एक्सचेंज होगा। और तीसरा अपन ने बात की कि रिच इन ब्लड सप्लाई, इसमें कैपिलरीज का नेटवर्क ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कांटेक्ट में आएगा। हमें पता है कि एक पर्सन जिसके अंदर रिनल फेलियर हो गया है, अगर हम देखें इसके ब्लड के अंदर, ये मान लीजिए एक वेसल्स बना रहे हैं बड़ी, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये जो ब्लड यहां पे रन कर रहा है, इस ब्लड के अंदर हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या आई है कि एक तो इसके अंदर एक्सट्रीमली फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, ज्यादा पानी कलेक्ट हो गया है, हाइपरवोलिमिक हो गया पर्सन, यूरिन नहीं बनने की वजह से। क्लियर है? दूसरा प्रॉब्लम ये आई है कि इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो गया है। तीसरा प्रॉब्लम ये आई है कि इस ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का रिटेंशन हुआ है, जिससे एसिडोसिस हो गया है। चौथी प्रॉब्लम ये आई है कि इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फेट बढ़ गए हैं। पोटेशियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है और फॉस्फेट ज्यादा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, कैल्शियम कम है और सोडियम कम है। यही तो इसमें दिक्कत आई है जब रिनल फेलियर हुआ है। तो एक तो फ्लूइड रिटेन हो गया है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो गया है, H+ आयन रिटेंशन की वजह से एसिडोसिस हो गया और साथ में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया है। हमें इसको ठीक करना है, और इसको ठीक करने के लिए यहां पर तो एक तरफ ब्लड रन कर रहा है जिसमें ये डिस्टर्बेंसेज हुए हैं, फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और फिर जिस प्रकार से हम डायलिसिस या हीमोडायलिसिस के दौरान अपन ने डायलिसेट रन करवाया, जिस प्रकार से अपन ने डायलिसेट रन करवाया, ठीक क्या उसी प्रकार से हम यहां पर एक सॉल्यूशन फिल कर दें तो क्या उस सॉल्यूशन के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे? आंसर जाएगा यस, हो जाएगा। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहां जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं, जो अपन यहां पर एक्सचेंज के लिए काम में लेंगे, सबसे पहले अपन ने बात की थी इस पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर कि इन दिस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम में आएगी। डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। दूसरा, ये लार्ज होती है और 1.722 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी एक्सचेंज के लिए। और तीसरा अपन ने बात की कि इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क ज्यादा होता है, इससे ज्यादा ब्लड मिलेगा एक्सचेंज के लिए। फिर अपन ने पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर अगर अपन बात करें तो यहां अपन बात कर रहे हैं कि जो यहां सॉल्यूशन हम काम में लेंगे वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। अगर हम उस सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन हम पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं डायलिसेट फ्लूइड, या उसी को कहा जाता है पीडी सॉल्यूशन, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, या उसी को हम कहते हैं पीडी सॉल्यूशन, या इसी को हम कहते हैं डायलिसेट फ्लूइड। अगर हम बात करें, सबसे पहले अपन ने लिखा इसके अंदर कि ये स्टेराइल होना चाहिए, जबकि हीमोडायलिसिस में अपन ने बात की कि उसका स्टेराइल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें जो फिल्टर है या उसमें जो वो डायलाइजर है उसमें लगी हुई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इतनी कैपेसिटी होती है कि इवन वो वायरस तक को अंदर नहीं जाने देती। लेकिन इसके अंदर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो जो सॉल्यूशन हम काम में लेंगे वो स्टेराइल होना चाहिए। अगर हम बात करें उस सॉल्यूशन के अंदर और क्या होगा, तो हम कह सकते हैं उस सॉल्यूशन में ठीक उसी प्रकार से जैसे हीमोडायलिसिस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, पानी होगा, बाइकार्बोनेट होगा, और उसके साथ साथ ग्लूकोज, या हम कह सकते हैं ये इकोडेक्स्ट्रीन होगी। इसमें भी वही सॉल्यूशन में मिक्सचर होगा इलेक्ट्रोलाइट का, पानी का, बाइकार्बोनेट का और ग्लूकोज का। इसका भी तापमान अगर हम देखें तो 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड या बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए, ताकि ब्लड का टेम्परेचर अप एंड डाउन ना हो। इसमें भी हम क्लॉट फ्री फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए साथ में इस सॉल्यूशन के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, तो हम कहेंगे हेपेरिन मिक्स कर देते हैं। और इसके अंदर हम बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड को इंस्टिल कर रहे हैं या इनफ्लो कर रहे हैं, बॉडी कैविटी के अंदर डाल रहे हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेज है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस रूप से हम पहले से ही उसके साथ क्या डाल देते हैं, एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। हेपेरिन मिक्स कर देते हैं ताकि वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। बॉडी तापमान पे इस सॉल्यूशन को काम में लेते हैं, और इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, बाइकार्बोनेट, पानी और ग्लूकोज होती है ऑस्मोसिस के लिए। क्लियर है? ये अपन ने डायलिसेट काम में ले लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें डायलिसेट लेने के बाद में कि हम रूट कैसे प्रिपेयर करेंगे, रूट प्रिपेयर करने के लिए अपन ने लिखा है ए सर्जिकल इंसर्शन ऑफ सिलिकोनाइज्ड रबर कैथेटर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में सर्जिकली इंसिजन लगा करके एक सिलिकॉन का बना हुआ रबर कैथेटर अपन इंसर्ट करते हैं। कहां पर?
बिटवीन विसरल एंड पेराइटल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटोनियम। विसरल और पेराइटल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटोनियम के बीच में जो पेरिटोनियल कैविटी है, उस कैविटी के अंदर सिलिकॉन का बना हुआ एक रबर कैथेटर को इंसर्ट करना। और इस इंसर्ट कहां करते हैं, इंसिजन साइट कहां या इंसर्शन साइट कहां होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस। अम्बलाइकस या नाभि से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर और अम्बलाइकस से नीचे, इनके बीच में, वहां से हम एक सिलिकॉन का बना हुआ रबर कैथेटर पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। 1 से 2 वीक इसके मैच्योरेशन में लगते हैं और इसमें 2 डेक्रोन के कप लेते हैं काम में। ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी है जिसकी एक ये है विसरल लेयर, ये है बाहर वाली पेराइटल लेयर। इस कैविटी के अंदर बिटवीन विसरल एंड पेराइटल लेयर 3 to 5 सेंटीमीटर, ये अम्बलाइकस है, इससे 3 से 5 सेंटीमीटर बिलो, 3 से 5 सेंटीमीटर बिलो यहां पर अपन इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगा करके एक सिलिकॉन के बने हुए कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर है? इस कैथेटर को अपन ने इंसर्ट कर दिया। ये सिलिकॉनाइज्ड है या सिलिकॉन का बना हुआ कैथेटर है, सिलिकॉन का बना हुआ कैथेटर है, सिलिकॉनाइज्ड रबर कैथेटर। इंसर्ट इनटू पेरिटोनियल कैविटी बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर 3 से 5 सेंटीमीटर बिलो। अब इसके अंदर 2 डेक्रोन कप होते हैं। डेक्रोन एक मटेरियल है जिसको हम कहते हैं डेक्रोन कफ। डेक्रोन के बने हुए 2 कप होते हैं। कप मीन्स फिक्सेटर। उसको एक तो यहां पर एक मसल्स होती है जिसको कहा जाता है रेक्टस एब्डोमिनलिस। एक मसल्स होती है जिसको कहा जाता है रेक्टस एब्डोमिनलिस। इस रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल के साथ एक तो यहां पर स्टिच कर दिया जाता है या टनल कहते हैं जिसको, स्यूचर कर दिया जाता है, टांके लगा दिए जाते हैं। और दूसरा इस स्किन के साथ यहां पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। 2 डेक्रोन के कप काम में लेते हैं। एक तो स्किन के साथ में स्टिच कर दिया जाता है ऊपर की ओर बाहरी, और एक अंदर इंसिजन लगा करके जो रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल है उसके साथ उसको स्टिच कर दिया जाता है ताकि ये यहां से माइग्रेट ना हो, बाहर ना निकले या आगे जा करके इंटेस्टाइन या बोवेल या नीचे यूरिनरी ब्लैडर को परफोरेट ना करें। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए 2 जगह इसको फिक्स कर दिया जाता है। और 1 से 2 सप्ताह के अंदर यहां पर जो आपने घाव किया है, जो आपने इंसिजन लगाया, वहां पर वापस टिश्यू ग्रोथ होती है। 1 से 2 सप्ताह में ये घाव भर जाता है, हीलिंग हो जाती है। यानी आपने ये रूट प्रिपेयर करने के बाद में 1 से 2 सप्ताह बाद में ये यहां पर हीलिंग हो जाएगी और हीलिंग होने के बाद में अपन इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ये है रूट प्रिपेयर। रूट में क्या किया अपन ने, अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो इंसिजन लगा करके एक सिलिकॉनाइज्ड रबर कैथेटर या सिलिकॉन का बना हुआ रबर कैथेटर को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन बिटवीन पेराइटल और विसरल लेयर में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और उसको 2 प्रकार के 2 डेक्रोन कप, जो कि एक तो स्किन के साथ और एक रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल के साथ स्टिच कर दिया। इसमें 1 से 2 सप्ताह लगेगा इसको मैच्योर होने में या इस हीलिंग होने में, या जो घाव या जो इंसिजन है उसको वापस हील आउट होने में। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो कैथेटर है, ये जो सिलिकॉन के बने हुए कैथेटर हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ये बेसिकली अगर अपन बात करें कैथेटर की, तो ये जो कैथेटर होते हैं ये बेसिकली 2-3 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कैथेटर है जो अपन इसके अंदर काम में लेते हैं, तो 3 प्रकार के कैथेटर अपन इसमें काम में ले सकते हैं। मोस्टली जो काम में लेते हैं कैथेटर, वो इसके पिताजी ने ही बनाया था, इसलिए उसको कहा जाता है टैंक हॉप कैथेटर। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टैंक हॉप कैथेटर। ये स्ट्रेट कैथेटर है, इसको स्ट्रेट कैथेटर या इसको कहा जाता है टैंक हॉप कैथेटर, जो कि इसके फादर के द्वारा बनाया गया। जनरली यही कैथेटर काम में लेते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉकेज के चांसेस कम रहते हैं। इसमें ब्लॉकेज के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट कैथेटर है। दूसरा, इसके अंदर थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ी हुई स्वान नेक टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वान नेक कैथेटर, स्वान नेक कैथेटर। और तीसरा एक कैथेटर होता है जिसमें इंजरी के तो चांस कम है, वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार का जो मुड़ा हुआ कैथेटर है उसको कहा जाता है कोइल कैथेटर। 3 प्रकार के कैथेटर होते हैं। स्टैंडर्ड टैंक हॉप कैथेटर, जो इसके पिताजी ने ही डिजाइन किया था, वो स्ट्रेट कैथेटर भी कहते हैं। स्वान नेक कैथेटर, हल्का मुड़ा हुआ कैथेटर जो है उसको स्वान नेक कैथेटर कहते हैं। और एक बिल्कुल ही राउंड घुमा हुआ होता है उसको कोइल कैथेटर कहते हैं। ये जो ऐसे मुड़े हुए कैथेटर होते हैं, इसके अंदर इंजरी के चांसेस तो कम होते हैं,
लेकिन इनमें कहीं पर भी किंक हो जाने के, मुड़ जाने के या ब्लॉकेज हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जनरली ये कैथेटर है, ये सेफ तो है, लेकिन इनके अंदर उनके ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मोस्टली जो कैथेटर काम में लेते हैं वो लेते हैं स्वान नेक कैथेटर या स्ट्रेट कैथेटर काम में लेते हैं। स्ट्रेट कैथेटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ये कैथेटर सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। इस कैथेटर को कहा जाता है टैंक हॉप कैथेटर। टैंक हॉप कैथेटर, ठीक है। ये मान लीजिए आपने इसके बारे में पढ़ लिया कि पेरिटोनियम को क्यों सेलेक्ट किया, फिर कैसा सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं वो अपन ने पढ़ लिया कि इसके अंदर अपन एक तो हेपेरिन ऐड कर देते हैं ताकि कहीं पर भी अंदर ये जब आपने इंसिजन लगाया कुछ ब्लीडिंग हुई तो अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा एंटीबायोटिक अपन डाल देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। तीसरा ये बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। चौथा ये सॉल्यूशन जो अपन काम में लेंगे वो स्टेराइल होना चाहिए। उसके बाद में अपन ने बात की सॉल्यूशन में पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ग्लूकोज होता है। फिर हमने रूट के बारे में बात कर दी कि इसके अंदर एक सिलिकॉन का बना कैथेटर अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर बिलो इंसिजन लगा करके इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, इन बिटवीन पेराइटल और विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस। 2 डेक्रोन कप काम में लेते हैं जिनमें एक को स्किन के साथ स्टिच कर दिया जाता है और दूसरा रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल के साथ। इसमें 1 से 2 वीक लगते हैं मैच्योरेशन के अंदर। 3 प्रकार के कैथेटर होते हैं, टैंक हॉप या स्ट्रेट कैथेटर, एक स्वान नेक कैथेटर और एक कोइल कैथेटर। सबसे ज़्यादा सेफ कैथेटर जो है वो है कोइल कैथेटर, लेकिन उसके अंदर वो मुड़ा हुआ होता है तो ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे कम ब्लॉकेज के चांसेस टैंक हॉप कैथेटर में होता है, इसलिए इसको काम में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पीडी प्रोसेस के दौरान कि किस प्रकार से पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है, तो अब देखिए इस पीडी प्रोसेस को आप ध्यान से पढ़ें। अगर हम पीडी प्रोसेस की बात करें कि किस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, इस प्रोसेस के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है उस स्टेप को कहा जाता है इनफ्लो। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ड्यूअल टाइम। और तीसरी प्रोसेस जो होती है उसको कहा जाता है आउटफ्लो। इनफ्लो, ड्यूअल टाइम और आउटफ्लो। अगर हम पीडी प्रोसेस या पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रोसेस को पढ़े तो जो अपन इसमें सॉल्यूशन काम में लेते हैं जिसको हम पीडी सॉल्यूशन कहते हैं, इस पीडी सॉल्यूशन को इस पेरिटोनियल कैविटी में भरने की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम इस पीडी सॉल्यूशन को इस पेरिटोनियल कैविटी में फिल करते हैं, इसके अंदर फिल करने की ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इस पीडी सॉल्यूशन को इसके अंदर इन्फ्यूज करवाते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, इसमें भरने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनफ्लो। इनफ्लो मतलब वह प्रोसेस जिसके दौरान या जिसके द्वारा इस पीडी सॉल्यूशन को पेरिटोनियल कैविटी में इंस्टिल किया जाता है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इस सॉल्यूशन को इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जो प्रोसेस है या इसको अंदर डालने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनफ्लो। अगर हम बात करें इस इनफ्लो की कि कितना सॉल्यूशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कितना इसके अंदर इनफ्लो किया जाता है, तो ये जो फ्लूइड को इंस्टिल या इनफ्लो करने की जो प्रोसेस है इसके अंदर 10 to 20 मिनट ड्यूरेशन, 10 से 20 मिनट के दौरान, कितने टाइम में, 10 से 20 मिनट के अंदर 1 से 3 लीटर एक टाइम में कितना सॉल्यूशन अपन डाल सकते हैं, 1 से 3 लीटर सॉल्यूशन को 10 से 20 मिनट की अवधि के दौरान या ड्यूरेशन के अंदर इसके अंदर भर दिया जाता है। इस कैविटी के अंदर कितना फ्लूइड, 1 से 3 लीटर तक फ्लूइड 10 से 20 मिनट के टाइम में इसके अंदर इनफ्लो कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है सेकंड ड्यूअल टाइम। ड्यूअल टाइम का मतलब होता है वह समय अवधि जिस दौरान फ्लूइड इसके अंदर रहता है, द टाइम इन विच पीडी सॉल्यूशन रिमेन इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। अब कितने समय तक इस सॉल्यूशन को अंदर इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही रखना है, इसमें रो के रखने का जो समय अवधि है उसको हम कहते हैं ड्यूअल टाइम। ड्यूअल टाइम का मतलब वह समय अवधि जिस दौरान ये पीडी सॉल्यूशन इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है।
द टाइम इन विच पीडी सॉल्यूशन रिमेन इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। ये जो ड्वेल टाइम होता है, ये ड्वेल टाइम हो सकता है 20 से 30 मिनट से लेकर 4 से 6 घंटे तक, यानी कि कम से कम हम 20 से 30 मिनट भी रोक सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम 4 से 6 घंटे तक इस सॉल्यूशन को अंदर रख सकते हैं। क्लियर है? इनफ्लो 10 से 20 मिनट में आपने 1 से 3 लीटर सॉल्यूशन को इंस्टिल कर दिया, फिर उसको हम आधे घंटे से लेकर के हम 4 से 6 घंटे तक भी सॉल्यूशन को अंदर रोक सकते हैं। अब 4 से 6 घंटे में एक्सचेंज हो जाएगा और 4 से 6 घंटे में एक्सचेंज होने के बाद में वापस इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और ग्रेविटी के साथ ड्रेनेज बैग के अंदर अब इस सॉल्यूशन को वापस बाहर निकालना कहलाता है आउटफ्लो। वापस सॉल्यूशन को बाहर निकालना क्या कहलाता है? आउटफ्लो। क्लियर है? पीडी प्रोसेस के 3 स्टेप है। एक में सॉल्यूशन को अंदर इंस्टिल करेंगे जिसमें 10 से 20 मिनट के अंदर 1 से 3 लीटर सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इसको हम इनफ्लो कहते हैं। फिर उसको 20 से 30 मिनट से लेकर के 4 से 6 घंटे तक अंदर रोक के रखा जा सकता है, जो ड्वेल टाइम कहलाता है। और उसके बाद में ग्रेविटी के साथ ड्रेनेज बैग में इस सॉल्यूशन को वापस बाहर निकालना आउटफ्लो कहलाता है। अब जब ये आउटफ्लो वाली ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर एक तो आपको इनफ्लो और आउटफ्लो चार्ट मेंटेन करना है। इनफ्लो आउटफ्लो चार्ट मेंटेन करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने 2 लीटर सॉल्यूशन इनफ्लो किया और जब आप आउटफ्लो निकाल रहे हैं तो वो 2.8 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब है आपने इंट्रोड्यूस तो 2 लीटर करवाया और अब बाहर 2.8 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब 800 ml इस ब्लड में से पानी निकला है। आपने मान लीजिए 2 लीटर इनफ्लो करवाया है, यहां पर 1.8 लीटर ही निकल रहा है, आउटफ्लो कम है। इसका मतलब आपने दिया तो 2 लीटर है और 1.8 लीटर ही निकला। इसका मतलब या तो 200 ml इस कैविटी के अंदर कहीं ना कहीं फ्लूइड इधर कलेक्ट हो रखा है, तो पेशेंट को साइड टू साइड टर्न करो ताकि निकल जाए, या फिर कहीं 200 ml ये फ्लूइड उल्टा इस ब्लड के अंदर चला गया हो। तो ये इनफ्लो आउटफ्लो चार्ट मेंटेन करना है। और साथ ही साथ ये जो आउटफ्लो आ रहा है, बाहर आ रहा है सॉल्यूशन, उसका कलर मॉनिटर करना है, उसका हमें कलर देखना है। अब कौन से कलर में क्या फाइंडिंग मिलेगी उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आउटफ्लो और इनफ्लो का चार्ट मेंटेन करना जिससे हमें पता लगे अगर ट्रीटमेंट सही हुआ है तो हमेशा जितना इनफ्लो है उससे आउटफ्लो ज्यादा होगा। आपने 2 लीटर इंट्रोड्यूस करवाया, 2.5 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब 500 ml फ्लूइड बाहर निकल गया है। अगर इनफ्लो से आउटफ्लो कम आ रहा है, इसका मतलब या तो फ्लूइड रिटेन हो रखा है तो पेशेंट को साइड टू साइड रोटेट करो ताकि निकल जाए, या फिर उल्टा ब्लड के अंदर पानी चला गया है। दूसरा आउटफ्लो का कलर देखना है, कलर देखेंगे तो हमें कुछ फाइंडिंग मिलेगी जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे जब ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ और बीच में जो ड्वेल टाइम हुआ, इस ड्वेल टाइम के अंदर कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाएगा, तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये अपन ने बात की थी पेराइटल लेयर है पेरिटोनियम की, ये अपन ने बात की थी विसरल लेयर है पेरिटोनियम की, विसरल पेराइटल। फिर अपन ने बात की कि ये मान लीजिए इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या ये इंटेस्टाइन है। इसके अंदर अपन ने बात की कि इसकी कैपिलरीज होती है जिसके अंदर ब्लड होता है। ये ब्लड है। फिर हमने बात की कि इस अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अपन ने प्रिक करके यहाँ पे रूट प्रिपेयर किया और इसमें अपन ने पीडी सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये मान लीजिए आपने इसमें सॉल्यूशन भर दिया है। अब होगा क्या, देखिए, हमें पता है कि इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े हुए हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। क्लियर है? इस ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। अरे दोस्तों, है कि नहीं? ब्लड के अंदर किडनी काम नहीं कर रही है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हुआ है। अब यहाँ पे जो अपन ने सॉल्यूशन बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया है, जो इंस्टिल किया है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या अपन ने यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन रखा है? नहीं रखा है। तो होगा क्या कि जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो एक तरफ ब्लड है और एक तरफ ये सॉल्यूशन है,
तो ये यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के मॉलिक्यूल यहाँ से डिफ्यूज होकर के इस ब्लड में से निकल जाएंगे और इस पेरिटोनियल कैविटी वाले फ्लूइड में आ जाएंगे। अब जैसे जैसे ये यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन वाले मॉलिक्यूल यहाँ से निकल करके इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो ये अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड से निकल रहे हैं और उस डायलेसेट में आ रहे हैं। और इसको फिर हम क्या करेंगे, वापस इसको आउटफ्लो के साथ, इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे, इस आउटफ्लो के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, क्या यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये वेस्ट प्रोडक्ट थे, बाहर निकल गए? आप आंसर देंगे यस, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए। वेस्ट प्रोडक्ट कौन सी प्रोसेस के द्वारा बाहर निकले? हम कहेंगे डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल गए। क्लियर है? दूसरा, हमें पता था कि ये जो ब्लड है इस पर्सन का, इस ब्लड के अंदर क्या बढ़ा हुआ है, पानी सबसे ज्यादा रिटेन हो रखा है। हमें ये फ्लूइड बाहर निकालना है। फ्लूइड बाहर निकालना है तो हमने इस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर अपन ने जितना बॉडी का ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उससे ज़्यादा ग्लूकोज डाल दिया है। हमने इकोडेक्स्ट्रीन यहाँ पर ज़्यादा डाल दिया है। मान लीजिए इस पर्सन का ब्लड शुगर लेवल है 130 और हमने इसमें डाल दिया है 180 के रेंज में। अब अपने 180 रेंज के अंदर 180 mg/dl इसमें ग्लूकोज डाल दिया, जबकि ब्लड के अंदर तो है 130 mg/dl। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है कि डायलेसेट में ज्यादा है? डायलेसेट में ज्यादा है। तो ये ग्लूकोज ऑस्मोसिस करेगा और ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पर कौन है, पानी। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी है, पेरिटोनियम वाली। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। क्योंकि हमने यहां पर ज्यादा सोल्यूट बढ़ा दिया है, ग्लूकोज ज्यादा डाल दिया है, तो जिधर ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा सोल्यूट है, उस तरफ ये पानी मूवमेंट करेगा। और पानी मूवमेंट करेगा तो ये ऑस्मोसिस के द्वारा किस में आ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में आ गया। और इस पेरिटोनियल कैविटी में आने वाले पानी को अब अपन आउटफ्लो के साथ यहां से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये पानी भी यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब पानी यहाँ पे बाहर निकला कि नहीं, आप आंसर देंगे यस निकला है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, हम कहेंगे ऑस्मोसिस के द्वारा। जैसे ही ऑस्मोसिस के द्वारा पानी बाहर निकल गया, दोस्तों आप बताएं क्या जो हाइपरवोलीमिया वाली कंडीशन थी ठीक हो जाएगी? जिस प्रकार से हीमोडायलिसिस में पानी बाहर निकलने से धीरे धीरे सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी जब पानी बाहर निकलेगा तो हाइपरवोलीमिया कम होगा और सोडियम के साथ जैसे जैसे पानी कम होगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले पानी ज्यादा था, सोडियम कम था, तो कंसंट्रेशन कम थी। अब जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे सोडियम की कंसंट्रेशन इक्वल होती जाएगी। अब वो हाइपोनेट्रीमिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हमें पता है कि यहां पर सोडियम तो ठीक हो गया, लेकिन इस ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या है, कम है। और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम कम है तो हम क्या करें, इस सॉल्यूशन में कैल्शियम ज़्यादा डाल दें। और हमने जब इस सॉल्यूशन में कैल्शियम ज़्यादा डाला तो यहाँ से कैल्शियम निकल करके किस में आने लग गया, ब्लड में। और जितना ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम आएगा, ब्लड में जो हाइपोकैल्सीमिया था अब वो धीरे धीरे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। पानी बाहर निकल गया तो सोडियम की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, ये हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो गया, हाइपोकैल्सीमिया ठीक हो गया। साथ ही साथ हमारे पता है ब्लड के अंदर क्या बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है और फॉस्फेट बढ़ा हुआ है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट तीनों का लेवल बढ़ा हुआ है। अब इस डायलेसेट के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फेट का लेवल हम उतना ही रखते हैं जितना ब्लड के अंदर नॉर्मल होना चाहिए। तो यहां पर तो हम जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना रखा है, लेकिन ब्लड के अंदर नॉर्मल से भी क्या है, ज्यादा बढ़ा हुआ है मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम। तो इनके जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे। और जब मैग्नीशियम, फॉस्फेट और पोटेशियम ब्लड में से डिफ्यूज होकर के इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, अब इस सॉल्यूशन को अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें पता है इस सॉल्यूशन के आउटफ्लो के साथ साथ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ये भी यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस जो था क्या वो ठीक हो जाएगा, आंसर जाएगा यस हो जाएगा। आप मुझे बताएं ये जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस है यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, डिफ्यूजन के द्वारा। हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अपनी अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन के द्वारा मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फेट तो बाहर निकल जाएगा और डिफ्यूजन वाली प्रोसेस के द्वारा ही कैल्शियम इस सॉल्यूशन में से निकल करके ब्लड में आ जाएगा। तो डिफ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस ठीक हो गया, डिफ्यूजन के द्वारा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए, ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लूइड बाहर निकल गया। अब उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे इस ब्लड की बात करें,
इस ब्लड के अंदर अभी भी क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रखा है। एसिडोसिस होने का मतलब है कि इस ब्लड के अंदर H+ आयन का रिटेंशन हो रखा है। अब इसके दूसरी तरफ हमने इस सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है। ब्लड के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन आयन रिटेन हो रखे हैं। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब अपन ने ये सॉल्यूशन डाला तो इस सॉल्यूशन के अंदर अपन ने क्या किया है, बाइकार्बोनेट ज्यादा डाल दिया। अब ये बाइकार्बोनेट यहां पर ज्यादा है, ब्लड में बाइकार्बोनेट कम है, तो बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में ज्यादा है, डाइलेशेट में ज्यादा है, ब्लड में बाइकार्बोनेट कम है, तो ये अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। और ये बाइकार्बोनेट किस में आएगा, इस ब्लड के अंदर आएगा। आप मुझे बताएं ये बाइकार्बोनेट जो बाहर से ब्लड में आ रहा है क्या ये H+ आयन के साथ जुड़ जाएगा? आप आंसर देंगे यस जुड़ जाएगा। और हाइड्रोजन आयन के साथ जब बाइकार्बोनेट जुड़ेगा तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 मीन्स ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड के ऊपर इस ब्लड के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो इसके ऊपर एक्टिविटी करके इसको तोड़ देगा H2O में और CO2 में। ये जो CO2 बन रही है इसको तो निकाल देगा कौन बाहर, फेफड़े या लंग्स निकाल देंगे। और जो ये यहाँ पर H2O लिबरेट हो रहा है, जो यहाँ पर ये पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स उसी दौरान क्या हो रहे हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एसिडोसिस भी ठीक हो जाएगा। और एसिडोसिस जो ठीक हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बाइकार्बोनेट की वजह से। और बाइकार्बोनेट कौन सी प्रोसेस के द्वारा आ रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा। कुछ मॉलिक्यूल यहाँ बाइकार्बोनेट और इलेक्ट्रोलाइट के प्रेशर की वजह से भी मूवमेंट करते हैं, और प्रेशर की वजह से मूवमेंट होना वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस वॉल प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कुछ हद तक देखने को मिलता है, ऑस्मोसिस भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे बात करूं कि मूवमेंट किसकी वजह से होता है तो आप कहोगे डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा एसिडोसिस ठीक होता है, डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसेस ठीक हो रहा है। तो वैसे तो तीनों ही प्रिंसिपल अप्लाइड हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, तो आप आंसर देंगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन काम में आया। इस प्रोसेस के द्वारा जब आपने 4 से 6 घंटे तक इस ब्लड को यहाँ इस फ्लूइड को रिटेन रखा, 4 से 6 घंटे में क्या हुआ, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट निकल करके इस कैविटी में आ गए, ब्लड में से पानी निकल करके ऑस्मोसिस के द्वारा इस कैविटी में आ गया, ब्लड में से नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा थे वो निकल करके इसमें आ गए कैविटी वाले फ्लूइड में, और इस कैविटी वाले फ्लूइड या इस पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन में से निकल करके कैल्शियम चला गया ब्लड में, इस सॉल्यूशन में से बाइकार्बोनेट निकल करके चला गया ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाकर के एसिडोसिस को ठीक किया, जिसमें CO2 तो लंग्स निकाल देगा, जो पानी लिबरेट हो रहा है वो साथ ही साथ ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल रहा है। 4 से 6 घंटे में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हुआ, जिसमें कैल्शियम ब्लड में चला गया, बाइकार्बोनेट ब्लड में चला गया, पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट ब्लड से निकल गए, पानी ब्लड से निकल गया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए। अब इस प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल हो गया, एक्सेस फ्लूइड का रिमूवल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ठीक हो गया, और पीएच का रिस्टोरेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, 4 से 6 घंटे बाद में जो फ्लूइड अपन ने इनफ्लो किया है उस फ्लूइड को हम वापस क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और इसको ग्रेविटी के साथ ड्रेनेज बैग में बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, आउटफ्लो कहलाता है। यहां तक क्लियर है क्या? ये अपन ने पढ़ी है पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रोसेस। देखिएगा, पहला स्टेप था इसके अंदर इनफ्लो। इनफ्लो में अगर अपन बात करें तो इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड इन कैविटी, कैविटी में फ्लूइड को इन्फ्यूज करना, 1.5 to 3 लीटर अपन एक साथ एक टाइम में डाल सकते हैं, और 10 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में। ड्यूअल टाइम, जिस दौरान सॉल्यूशन को हम पेरिटोनियल कैविटी में रखते हैं, जो कि 20 से 30 मिनट से लेकर के 4 से 6 घंटे तक हो सकता है। और आउटफ्लो के अंदर फ्लूइड को अपन क्या करते हैं, ग्रेविटी के साथ ड्रेनेज बैग में हम बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं आउटफ्लो। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, देखिएगा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने लिखा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस अपन ने किया है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस दौरान हम नहीं करते हैं। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसमें अपन ने पहला लिखा है पेरिटोनाइटिस। अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है तो इस इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन के अंदर अपन पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करेंगे। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है तो कंडीशन कहलाती है पेरिटोनाइटिस, और इस पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन के दौरान हम पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करेंगे। दूसरे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अपन ने यहां पर लिखा है रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी। देखिएगा, रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेशन में? मान लीजिए यहां पर आपने इंसिजन लगाया है और यहां पर कोई एब्डोमिनल सर्जरी की हुई है,
उसके बाद में ये घाव भरने से पहले ही अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे तो ये सॉल्यूशन इस इंसिजन वाली साइड से लीकेज होना शुरू होगा, बाहर निकलेगा। इसलिए अगर रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जहां पर इंसिजन लगा हुआ है तो हम पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसिजन साइड से फ्लूइड क्या होने लग जाएगा, लीकेज होने लग जाएगा। तो रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी में भी हम इसको प्रीफर नहीं करते। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड लिखा है ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइनल डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइनल डिजीज या इंटेस्टाइनल वीकनेस अगर हो रखी है और उसमें मान लीजिए ये इंटेस्टाइनल वॉल कमजोर हो रखी है, इसकी इंटेस्टाइन की वॉल क्या है, कमजोर हो रखी है। यहां पर मान लीजिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन को अपन डिस्कस करें जिसमें अल्सर हो रखा है। अब साथ में अपन ने आप ऊपर से इस कैविटी में फ्लूइड इंस्टिल किया है और इसमें जैसे ही आपने 3 लीटर फ्लूइड डाला है, ये 3 लीटर फ्लूइड नीचे की और इंटेस्टाइन को क्या करेगा, प्रेस करेगा। और इंटेस्टाइन को ये प्रेस करेगा तो इंटेस्टाइनल प्रेशर बढ़ेगा। इंटेस्टाइनल प्रेशर के साथ साथ इस इंटेस्टाइन के यहाँ से परफोरेट होने या इसके फट जाने या इसके रप्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिएगा अपन ने लिखा है रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अगर रीनल ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो जो ये राइट इलाइक फोसा है, राइट इलाइक फोसा के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। और अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट की हुई है और ऊपर से पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड डाला है तो ये फ्लूइड जाकर के नीचे की ओर क्या करेगा, प्रेस करेगा। जो नई किडनी आपने ट्रांसप्लांट की हुई है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, वहां पर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, रीनल वेन स्टेनोसिस हो सकता है। तो इसलिए अगर रीनल ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है तो उसके जस्ट बाद में भी अपन इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है बोवेल और ब्लेडर परफोरेशन। बोवेल और ब्लेडर परफोरेशन हो रखा है, अगर मान लीजिए अपन बात करें इसके जस्ट नीचे की ओर होता है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर होता है इसके जस्ट नीचे की ओर। किसी भी वजह से अगर इस ब्लेडर के अंदर परफोरेशन हो रखा है या फिर इस इंटेस्टाइन के अंदर या बोवेल के अंदर परफोरेशन हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो परफोरेशन को और बढ़ाएगा। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिस दौरान हम ये पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करते हैं। देखिएगा 1 by 1। पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन ने लिखा हुआ है कि अगर पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन हुआ है तो भी हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानेंगे। रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी या इंसिजन लगा है तब भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानेंगे। इंटेस्टाइनल डिजीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है तब भी हम इसको अवॉइड करेंगे। रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तब भी हम इसको अवॉइड करेंगे। बोवेल और ब्लेडर परफोरेशन हुआ है तब भी हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानेंगे या अवॉइड करेंगे। ये तो हमने बात की है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस कि पेरिटोनियल डायलिसिस के क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो आपने देखा इसकी प्रोसेस के अंदर इनफ्लो, ड्वेल टाइम और आउटफ्लो। हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बाहर से फ्लूइड डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करें, कंटामिनेटेड आपने सॉल्यूशन डाल दिया है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इंटेंशनली अगर आपने मान लीजिए फ्लूइड इनफ्लो करते वक्त साथ में चला गया है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाकर के पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कोज करेगा। तो अगर हम बात करें इसके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पेरिटोनियल कैविटी के इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस प्रकार से हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन था हाइपोटेंशन, उसी प्रकार से पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है पेरिटोनाइटिस। कम से कम 100 बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, आंख बंद करके आंसर देना है पेरिटोनाइटिस। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ब्लेडर परफोरेशन हो सकता है, बोवेल परफोरेशन हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए वहाँ से पेरिटोनियल डायलिसिस करते वक्त ध्यान नहीं दिया, या तो फ्लूइड ज़्यादा इंस्टिल कर दिया या ये कैथेटर माइग्रेट कर गया, ये कैथेटर माइग्रेट करके इंटेस्टाइन को जाकर के परफोरेट कर सकता है जिसको हम कहते हैं बोवेल परफोरेशन, और उससे आगे भी ये माइग्रेट करे तो ये जाकर के ब्लेडर को परफोरेट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो है पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन। इसके अलावा वो बोवेल का परफोरेशन कर सकता है, वो यूरिनरी ब्लेडर का परफोरेशन कर सकता है। अगर हम बात करें इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन, इस पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन हो सकता है। जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए रूट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये फ्लूइड इंस्टिल करते हैं तो इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अंदर की जो विसरल और पेराइटल लेयर होती है उसमें इरिटेशन कोज करते हैं, और उसमें इरिटेशन की वजह से यहाँ पर एब्डोमिनल क्रैम्प और एब्डोमिनल पेन हो सकता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि इसके सॉल्यूशन के अंदर जो इकोडेक्स्ट्रिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो मिनरल्स होते हैं वो जा करके इसकी पेरिटोनियल की जो लेयर है विसरल और पेराइटल उसको इरिटेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प या पेन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक पर्सन है जिसका पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है और क्लाइंट या पेशेंट एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प की कंप्लेन कर रहा है, नर्सेज क्या करेगी या नर्सेज इंटरवेंशन क्या होगा? जब भी डायलिसिस कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और उसमें एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प हो रहा है तो आपको कहना है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ये शुरू के कुछ एक्सचेंज के अंदर होता है। जब इनिशियली कुछ एक्सचेंज करते हैं ये जाकर के इसको इरिटेशन कोज करते हैं, तो पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से होता है। धीरे धीरे ये क्या करता है, इस चीज को एडेप्ट कर लेता है, इसके अनुकूल हो जाता है, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन सबसाइड हो जाता है। तो ये एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प होना एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसके लिए कुछ इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। पेशेंट को समझाना है कि इनिशियली कुछ एक्सचेंज में ऐसी कंप्लेन रहेगी, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस है, तो नेक्स्ट अपने लिखा है इनसफिशिएंट आउटफ्लो। इनसफिशिएंट आउटफ्लो का मतलब है कि जितना आपने इनफ्लो किया है उतना वापस आउटफ्लो नहीं आना। मान लीजिए आपने 2.5 लीटर इनफ्लो किया है, आउटफ्लो 2 लीटर ही आ रहा है, ये क्या है, इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट तो कब होता है, जब ये 2.5 था और 2.5 आ जाता है तो वो कंप्लीट आ जाता है। और आना क्या चाहिए, जितना इनफ्लो होता है उससे आउटफ्लो ज़्यादा आना चाहिए। मान लीजिए आपने 2.5 लीटर इनफ्लो किया है तो आउटफ्लो 3 लीटर आना चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि 500 ml फ्लूइड जो है वो ब्लड से बाहर निकला है। अदरवाइज अगर कम आएगा तो वो क्या है, इनसफिशिएंट है, या तो कहीं रिटेन हो रखा है या उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ब्लड में चला गया है। क्लियर है? तो इनसफिशिएंट आउटफ्लो जब भी होता है, जब मान लीजिए आपसे पूछे क्वेश्चन कि जितना इनफ्लो किया है उतना आउटफ्लो नहीं है, तो नर्स क्या करेगी, नर्स पेशेंट को साइड टू साइड रोटेट करेगी, कभी उसको लेफ्ट लेटरल तो कभी उसको राइट लेटरल पोजीशन देगी, ताकि ग्रेविटी के साथ अगर साइड में कहीं फ्लूइड रिटेन हो रखा है तो वो फ्लूइड वहां से ग्रेविटी के साथ क्या हो जाए, रिमूव आउट हो जाए। तो जब भी इनसफिशिएंट आउटफ्लो होता है उस दौरान नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट को साइड टू साइड क्या करना है, टर्न करना है, ताकि फ्लूइड जो रिटेन हो रखा है वो भी वहां से क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या कॉम्प्लिकेशंस है, लीकेज अराउंड कैथेटर साइट। कैथेटर साइट पर लीकेज होना, मान लीजिए आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं और उसमें ये रूट पहले मैच्योर नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, और यहाँ पर हीलिंग नहीं हुई है तो ये जो सॉल्यूशन आपने इनफ्लो किया ये कैथेटर के साइड से लीक होना शुरू हो जाता है। तो ये जब लीकेज हो रहा है तो उसमें करना क्या है, पहले तो आप ध्यान रखें कि ये प्रॉपर रूट मैच्योर हो जाए या हीलिंग हो जाए, उसके बाद करें। और दूसरा, इसके आसपास में स्टेराइल ड्रेसिंग से इसको पैक करके रखें ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इंट्रोड्यूस ना हो पाए। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जिसको अपन ने 1 by 1 डिस्कस किया। लीकेज अराउंड कैथेटर साइट, इनसफिशिएंट आउटफ्लो हो तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को साइड टू साइड टर्न करें। एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन इरिटेशन की वजह से हो सकता है, नॉर्मल फाइंडिंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सचेंज के बाद में ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ब्लेडर परफोरेशन हो सकता है, बोवेल परफोरेशन हो सकता है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी है पेरिटोनाइटिस। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां अपन ने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटफ्लो। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनफ्लो और आउटफ्लो चार्ट मेंटेन करना है और साथ में हमें आउटफ्लो का कलर देखना है। अगर अपन बात करें आउटफ्लो के कलर की और कलरलेस या नॉर्मल सेलाइन जैसा कलरलेस या नॉर्मल आ रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, जिसका कुछ कलर नहीं होता है, तो ये नॉर्मल है। येलो या यूरिन कलर का आ रहा है, येलो या यूरिन कलर का आ रहा है, इसका मतलब जो आपने कैथेटर अंदर इंट्रोड्यूस करवाया उसने जाकर के यूरिनरी ब्लेडर को क्या कर दिया है, परफोरेट कर दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, यूरिन या ब्लेडर से यूरिन आपका बाहर आ रहा है। अगर यूरिन या येलो कलर का आ रहा है इसका मतलब कैथेटर ने जाकर के यूरिनरी ब्लेडर को क्या कर दिया है, परफोरेट कर दिया है, पंक्चर कर दिया है। तो यूरिन कलर अगर आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, तो अपन क्या सस्पेक्ट करेंगे, ब्लेडर परफोरेशन, यूरिनरी ब्लेडर का क्या हुआ है, परफोरेशन हुआ है। अगर अपन बात करें फिकल कलर या ब्राउन कलर, फिकल मटेरियल या गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहे हैं या ब्राउन कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कैथेटर था इसने जाकर के नीचे की ओर जो इंटेस्टाइन थी उस इंटेस्टाइन को परफोरेट किया है, तो इंटेस्टाइनल कंटेंट आ रहे हैं। अगर इंटेस्टाइनल कंटेंट फिकल मटेरियल कलर का या ब्राउन कलर का आउटफ्लो है, इसका मतलब ये बोवेल परफोरेशन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और अगर क्लाउडी कलर का आ रहा है, टर्बिड कलर का आ रहा है, क्लाउडी कलर का आ रहा है, जिसके अंदर पस सेल प्रेजेंट है, पस सेल की प्रेजेंस की वजह से टर्बिड या क्लाउडी कलर का आउटफ्लो आ रहा है, तो क्या सस्पेक्ट करेंगे, पेरिटोनाइटिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर आउटफ्लो ब्राउन कलर का या फिकल मटेरियल कलर का आ रहा है तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे, तो आंसर देंगे बोवेल परफोरेशन।
अगर आउटफ्लो यूरिन कलर का आ रहा है या येलो कलर का आ रहा है तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? ब्लैडर परफोरेशन। और मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आउटफ्लो पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान क्लाउडी कलर का, टर्बिड कलर का या पस सेल की प्रेजेंस शो कर रहा है, इसका मतलब आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? आंसर जाएगा पेरिटोनाइटिस। क्लियर है? ये अपन ने बात की है आउटफ्लो के कलर की। अगर हम बात करें दोस्तों इसके बाद में कि पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला हमने लिखा है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, एम्बुलेटरी मीन्स घूमते फिरते पेरिटोनियल डायलिसिस। और दूसरे टाइप का होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड मीन्स ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक तो कब होगा? जब किसी प्रकार की मशीन की अपन हेल्प लेते हैं। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस वो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जिसमें पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन को हम काम में लेते हैं। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस वो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जिसमें पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन होती है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं। अगर उस मशीन की मदद से कर रहे हैं तो वो कहलाता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। और बिना किसी मशीन की मदद से हम लगातार पेरिटोनियल डायलिसिस करें तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस की दोस्तों बात करें तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके अंदर किसी प्रकार के मशीन की जरूरत नहीं होती है और ये एटीएम की तरह है 24/7। एक दिन में 24 ही घंटे डायलिसिस चलता रहता है और एक सप्ताह में 7 डेज के लिए, यानी कि और कुछ करना ही नहीं उस पर्सन को, पेरिटोनियल डायलिसिस ही लगातार। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, किसी मशीन की इसमें जरूरत नहीं होती है। दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन, यानी 24/7 ये डायलिसिस चलता रहता है। 24 घंटे के अंदर 4 साइकिल कंप्लीट करते हैं। 24 आवर्स में कितने साइकिल? 4 साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक साइकिल के अंदर 4 से 6 घंटे का ड्वेल टाइम रखते हैं, यानी एक बार इनफ्लो किया, 4 से 6 घंटे तक रोक के रखा, फिर वापस बाहर निकाला, फिर वापस इनफ्लो किया, 4 से 6 घंटे तक रोक के रखा, फिर निकाला, फिर इनफ्लो किया, 4 से 6 घंटे तक रोक के रखा, फिर निकाला। यानी कि पूरे दिन पेरिटोनियल डायलिसिस चलता है। एक दिन में करीब 4 साइकिल करते हैं जिसमें 4 से 6 घंटे का ड्वेल टाइम रखते हैं। सप्ताह में 7 दिन या एक दिन में 24 आवर्स इन 24/7 एटीएम की तरह चलता रहता है। किसी प्रकार की मशीन की इसमें हेल्प होती नहीं है, जरूरत होती नहीं है। और दूसरा यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जो कि लगातार चलता है, किसी प्रकार की मशीन की हेल्प नहीं लेते हैं, वो कहलाता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। और दूसरा जिसमें हम मशीन की हेल्प लेते हैं, जिसको पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन कहते हैं, उसको हम ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस फिर से 3 प्रकार का होता है। पहला है नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये नाम से ही क्लियर है, नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब ऐसा पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें एक तो मशीन की हेल्प लेंगे और दूसरा इसके अंदर डेली रात में 8 से 12 घंटे के लिए, रात में जब पेशेंट सो रहा है उस दौरान 8 से 12 घंटे के लिए क्या करेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे। दिन में पेशेंट डायलिसिस से फ्री रहेगा। पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन से अगर पेशेंट का सिर्फ रात्रिकालीन में 8 से 12 घंटे के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं तो वो कहलाता है नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स इंटरवल के साथ रुक रुक के किया जाने वाला पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें हम पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। इसके अंदर डेली ना करके एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट, यानी कि एक सप्ताह में 3 से 4 दिन करते हैं, रोज नहीं करते हैं। और जिस दिन करते हैं उस दिन भी 24 घंटे नहीं, उस दिन भी कितना? 10 से 14 घंटे के लिए। यानी कि एक तो मशीन काम में लेंगे, दूसरा रेगुलर बेस पे नहीं, आज किया है कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। और जिस दिन करेंगे उस दिन भी 24 घंटे नहीं, उस दिन भी एक दिन में कितना? 10 से 14 घंटे के लिए। ये जो रुक के हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं उसको कहा जाता है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। और तीसरा है इसमें कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें मशीन की मदद से रेगुलर डेली मशीन की इस्तेमाल करेंगे और उसमें डेली अपन डायलिसिस करेंगे, वो कहलाता है कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसमें क्या करते हैं? रात में जब पेशेंट सो रहा है उस दौरान 3 साइकिल कंप्लीट करेंगे और 1 साइकिल अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट कर देंगे। पेशेंट को डे टाइम में और इवनिंग में, दिन में और रात्रिकालीन शाम के समय पेशेंट को डायलिसिस से फ्री रखा जाता है। यानी 3 साइकिल तो नाइट में जब पेशेंट सो रहा है तब,
और एक अर्ली मॉर्निंग साइकिल कंप्लीट कर लिया, डे टाइम में और इवनिंग टाइम में इसको डायलिसिस से फ्री रखा जाता है। ऐसा पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। थोड़ा सा अपन क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने टाइप्स की बात की है, 2 प्रकार का होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। बिना किसी मशीन की मदद से हम लगातार डायलिसिस करते हैं, वो कहलाता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार की मशीन की मदद नहीं लेते हैं। 24/7 चलता रहता है। 24 घंटे में 4 साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिसमें एक साइकिल में 4 से 6 घंटे ड्वेल टाइम। एक मशीन होती है जिसको हम पेरिटोनियल साइक्लिंग मशीन कहते हैं, उसकी मदद से जो डायलिसिस किया जाता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। अगर डेली सिर्फ नाइट में 8 से 12 घंटे के लिए करते हैं तो नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस, रुक रुक के इंटरवल के साथ एक दिन में 10 से 14 घंटे और एक सप्ताह में 3 से 4 दिन के लिए ही करें तो इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। डेली मशीन की हेल्प से अगर नाइट में 3 साइकिल और अर्ली मॉर्निंग 1 साइकिल कंप्लीट करें तो ऐसा पेरिटोनियल डायलिसिस कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। ये अपन ने बात की है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि पेरिटोनियम को सिलेक्ट क्यों किया गया। उसमें हमने बात की कि एक तो ये सेमी परमेबल होती है जिसके थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा, ये लार्ज यानी ज़्यादा सरफेस एरिया 1.722 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। तीसरा, ये रिच इन ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड ज़्यादा इसके अंदर अवेलेबल होता है फॉर एक्सचेंज। उसके बाद में अपन ने बात की कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेते हैं उसको पीडी सॉल्यूशन कहते हैं। 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। उसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बाइकार्बोनेट और इकोडेक्स्ट्रीन होता है। साथ ही साथ इसमें अपन हेपेरिन ऐड करते हैं टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन इसके अंदर क्या काम में लेते हैं, तो अपन ने बात की कि प्रोफाइलेक्सिस अपन एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की कि इसमें जो हम रूट प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर अम्बलाइकस से नीचे और सिम्पाइसिस प्यूबिस से ऊपर, इन दोनों के बीच में या अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे हम इंसिजन लगा करके एक सिलिकॉन का बना हुआ रबर कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, विसरल और पेराइटल लेयर के बीच में। और उसके बाद में उसको 2 डेक्रोन के कप से एक स्किन के साथ और एक रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल के साथ फ्यूचर कर दिया जाता है। 1 से 2 सप्ताह का इसके अंदर मैच्योरेशन टाइम लगता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि ये जो सिलिकॉन का कैथेटर होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक टैंक हॉप कैथेटर या स्ट्रेट कैथेटर होता है, मोस्टली वही काम में लेते हैं। 2 ऐसे कैथेटर होते हैं, एक स्वान नेक कैथेटर और एक कोइल कैथेटर, जिसमें ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में अपन ने इस प्रोसेस को पढ़ा जिसमें 3 स्टेप होते हैं। इनफ्लो, जिसमें 10 से 20 मिनट में 1 से 3 लीटर अपन सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। देन ड्यूअल टाइम होता है जिसमें हम 20 से 30 मिनट से लेकर के 4 से 6 घंटे तक सॉल्यूशन को अंदर रिटेन रखते हैं, जिसमें एक्सचेंज हो जाता है और फिर उसी सॉल्यूशन को बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है वो आउटफ्लो कहलाती है। इसमें हमें इनफ्लो और आउटफ्लो जो अंदर डाल रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं उसका चार्ट मेंटेन करना है और आउटफ्लो का कलर देखना है। अगर आउटफ्लो कलरलेस आ रहा है, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है। येलो कलर का या पेल कलर का आ रहा है तो वो ब्लैडर परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर फिकल मटेरियल या ब्राउन कलर का आ रहा है तो बोवेल परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है। और अगर क्लाउडी कलर का आ रहा है तो वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन या पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट कर रहा है, पेरिटोनाइटिस को। फिर हमने बात की कि अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कब हम नहीं करेंगे। पेरिटोनाइटिस है तो हम अवॉइड करेंगे, बोवेल परफोरेशन है तो अवॉइड करेंगे, ब्लेडर परफोरेशन है तो अवॉइड करेंगे, रिनल ट्रांसप्लांट हो रखा है तो अवॉइड करेंगे, रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो गई है तो अवॉइड करेंगे, और इंटेस्टाइनल डिजीज या वीकनेस लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हो रखा है तब भी हम अवॉइड करेंगे। क्या क्या इसके अपन बात करें कॉम्प्लिकेशन है, तो अपन ने सबसे पहले बात की थी कि इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन या पेरिटोनाइटिस है, उसको हमें याद रखना ही रखना है। दूसरा, बोवेल परफोरेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, ब्लेडर परफोरेशन हो सकता है, कैथेटर साइट के अंदर क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है अगर रूट प्रिपेयर नहीं हुआ है सही या मैच्योरेशन नहीं हुआ है तो। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि इनसफिशिएंट आउटफ्लो हो सकता है, उस दौरान नर्स को पेशेंट को टर्न साइड टू साइड टर्न करना है। इसके अलावा अपन ने बात की कि इसके अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प या पेन हो सकता है, वो इनिशियली कुछ एक्सचेंज में होता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सबसाइड हो जाता है। ये अपन ने बात की थी पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी अपन ने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।